हेलो दोस्तों। आज तो मैं आप लोग को गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकता। आज आप मुझसे गुड मॉर्निंग नहीं सुन पाएंगे तो गुड आफ्टरनून सुन लीजिए। देखिए, आज वीडियो लेट हो गई है। ऐसा नहीं कि मैंने टाइम चेंज कर दिया, कुछ वजह हो गई थी। वजह क्या थी? एक्चुअली सुबह जब मैं उठा आर्टिकल तैयार करने के लिए, तो जब मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप तो मैं पर्टिकुलर हिंदी में कर रहा हूँ, पर वो चीज़ अपने आप ही चेंज हो जा रही है चाइनीज़ लैंग्वेज में। वो लैंग्वेज क्या है मेरी समझ ही नहीं आ रहा है। मैं लिख कुछ और रहा हूँ और मेरे सामने टेक्स्ट कुछ और निकल के आ रहा है। एक दो बार और ट्राई किया, फॉन्ट चेंज करके ट्राई किया, पर वही चीज़ें बार बार मेरे सामने आ रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। एक दोस्त को बुलाया तो उसका भी नहीं समझ आ रहा था। फिर जब 10 बजे दुकान खुली है तो लैपटॉप लेके गया हूँ, वो फिर से पूरा फ़ॉन्ट डिलीट करके सबको फिर से इंस्टॉल किया है, उसके बाद ये चीज़ें ठीक हुई हैं। तो वीडियो इसी नाते लेट हुई थी। अब 10 बजे के आस-पास तो दुकान ही खुलती है, आप सभी को पता है। उसके बाद जब मार्केट में गया था तो मुझे बैंक में भी थोड़ा-सा काम था, तो मैं कहा जब मार्केट ही आया हूँ तो क्यों ना बैंक वाला काम भी निपटा लूँ। हालाँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट लगा होगा बैंक में। फिर घर आया तो खाना खा लो, उसके बाद काम करना। तो इस तरीके से वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। कोई बात नहीं, लेट हो गई। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप बहुत इर्रेगुलर हो। देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक स्टूडेंट वो होगा जो ये देखेगा कि सर आप बहुत इर्रेगुलर हो, टाइम पे वीडियो नहीं आई है, इतना लेट वीडियो डालने का क्या मतलब है? दूसरा स्टूडेंट वो होगा जो ये देखेगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, आर्टिकल तैयार नहीं हुई। देखिए, अगर सॉफ्टवेयर का कोई इश्यू होता तो शायद मैं कहीं और से रिकॉर्ड कर लेता। पर यहाँ पे आर्टिकल ही नहीं तैयार है, आपका सारा डेटा आपके लैपटॉप में ही है और आर्टिकल ही तैयार नहीं हो पा रहा है, टाइपिंग ही नहीं हो पा रही है, तो आप दूसरे का लैपटॉप लेके करोगे भी क्या? क्योंकि सारा डेटा तो मेरे लैपटॉप में ही था। मैं दूसरा लैपटॉप ले भी लेता किसी और का, तो उसमें मैं काम कैसे करता? दूसरा स्टूडेंट वो होगा जो ये देखेगा कि सर डेडिकेटेड तो हैं, अगर वीडियो लेट हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो कम से कम वीडियो आ रही है। यही है कि 10 बजे लिख रखा है इन्होंने पर 3 बजे आ रही है, पर वीडियो आ तो रही है, ये वीडियो ला तो रहे हैं, ये एक डेडिकेशन ही है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर इर्रेगुलर है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा अगर इतना लेट हो गई थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो आज वीडियो नहीं लाते। इतना लेट वीडियो लाने का क्या मतलब है? एक दिन आप टेलीग्राम पे अपडेट कर देते कि वीडियो नहीं आएगी। तो दोस्तों देखिए, वीडियो लाने के पीछे वजह क्या है। कल मुझे 2 कमेंट आए। पहला कमेंट जो था ना वो 15 तारीख की वीडियो पे आया था मुझे, और दूसरा कमेंट जो आया था वो 21 तारीख की वीडियो पे आया था। जबकि आप सभी को पता है डेट कल क्या थी, 22 तारीख। तो यार, अगर अगला बंदा एक दिन पीछे की वीडियो देख रहा है, 22 तारीख को 21 तारीख की वीडियो देख रहा है और वो रात को देख रहा है, तो मुझे ये समझ आया कि मेरा लेट हो गया है। कोई बात नहीं, कुछ ऐसे बंदे भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को शाम में देखते हैं या फिर अगले दिन देखते हैं, जब भी उनको टाइम मिलता है वो देख रहे हैं। वो उनकी डेडिकेशन है। कोई 1 हफ्ते पीछे की वीडियो देख रहा है, कोई 2 दिन पीछे की वीडियो देख रहा है, कोई 3 दिन पीछे की वीडियो देख रहा है, और मुझसे तो सिर्फ 3-4 घंटे ही लेट हुए हैं। तो वीडियो क्यों ना लाऊँ? क्यों बंद कर दूँ वीडियो? क्यों आज की वीडियो बंप कर दूँ? आर्टिकल फालतू में पड़े रह जाएँगे। थोड़े से डिस्कस करेंगे, 20 मिनट की ही वीडियो बनेगी, पर वीडियो बनेगी ज़रूर। तो स्टूडेंट का डेडिकेशन ही है जिसको देख के मैं खुद भी मोटिवेट होता हूँ। तो इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड करने का मतलब यही है। इस वीडियो को अभी लाने के पीछे वजह ये है कि स्टूडेंट का डेडिकेशन जब मैंने देखा कि वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? थोड़ा-सा लेट ही सही, पर लाऊँगा ज़रूर वीडियो। और ऐसी चीज़ें हमेशा नहीं होती हैं, ये पता नहीं कैसे कब क्या हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि सारे के सारे फ़ॉन्ट कब चेंज हो गए, क्या हुआ? जब सुबह टाइप कर रहा हूँ तब देखने को मिल रहा है। फिर उसमें उस समय में चाह के भी क्या कर लेता, कोई दुकान तो खुली नहीं थी, कोई शॉप तो खुली नहीं थी। 10 बजे के आस-पास ही सारी शॉप खुलती हैं, फिर काम-वाम कराओ, फिर आर्टिकल तैयार करो। और ऐसा भी नहीं कि आर्टिकल रेडी करके रखा हुआ था, सिर्फ़ जाके रिकॉर्ड करना था, कोई टीम काम कर रही है पीछे से वो सब कुछ करके दे देगी, आपको बस जाके बोलना है, ऐसा भी नहीं था। सब कुछ करना रहता है तो उसमें टाइम लग गया ज़्यादा। अब एक पर्टिकुलर विचारधारा ये होगी जो नेगेटिव होगी, जो ये कहेगी कि यार आप बहुत इर्रेगुलर हो और ऐसे चैनल पे हम नहीं रहने वाले हैं। और आप देखेंगे आज 4-6 लोग, 8-10 लोग ऐसे होंगे जो चैनल छोड़ भी देंगे। उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये एक तो मन में होता है ना कि मुझसे गलती हुई है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप सबको। ऐसा डेली नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम मैं यही कोशिश करता हूँ कि वीडियो चाहे 5 मिनट पहले ही अपलोड कर दी जाए, पच पर पहले अपलोड कर दी जाए। दूसरी विचारधारा ये होगी जो डेडिकेशन देखेंगे कि प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद भी सर ने हार नहीं मानी। और देखिए, क्योंकि मुझसे गलती हुई है तो मैं कहूँगा तो आप ये बात नहीं मानेंगे, पर फिर भी सच यही है कि जो दूसरी विचारधारा है, जिनको डेडिकेशन दिख रही है, जो पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं ना, अपनी लाइफ में वही बहुत आगे जाने वाले हैं। क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें देखता है वो अच्छाई में से भी बुराई ढूँढ लेता है, और जो पॉजिटिव चीज़ें देखता है वो बुराई में से भी अच्छाई ढूँढ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जा रहे हैं प्रीलिम्स का पेपर देने, 100 क्वेश्चन है, आपको 20 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अब एक बंदा है जो रो रहा है कि यार 20 क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहे हैं, मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं है, मैं और कुछ कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं था उतना, या मुझे 20 क्वेश्चन यार अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? उसको तो 100 के 100 आ रहे हैं, अब क्या होगा मेरा? वहीं दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसको 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पर उसको 70 क्वेश्चन पता है कि अभी 70 क्वेश्चन मेरे बाकी हैं, और अगर मुझे प्रीलिम्स क्वालीफाई करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 50 क्वेश्चन भी मेरा हो जाएगा। तो वो इसके ऊपर फोकस करेगा जो 70 आ रहे हैं। वहीं जो नेगेटिव व्यक्ति होगा वो इस 30 के ऊपर फोकस करेगा, इस 20 के ऊपर फोकस करेगा जो उसको नहीं आ रहे थे। तो आपको यही पर्टिकुलर विचारधारा रखनी है, आपको अपना माइंडसेट ऐसे ही रखना है कि अगर कोई गलती हो भी जा रही है, कुछ चीज़ गलत हो जा रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पॉजिटिव वे रखना है। देखिए, लाइफ है, मैं ये नहीं कह सकता कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा ज़िंदगी में।
यार लाइफ है और ये सिस्टम में टेक्नोलॉजी है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है? मेरे हाथ में क्या है कि अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, मैं सही सलामत हूँ, तो मैं वीडियो लेके आऊँ। बहुत हो गया तो 1 से 2 घंटा, 3 घंटा लेट हो गया, पर वीडियो मैं ला रहा हूँ। तो जो मेरे हाथ में ना वो मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए तो और भी आसान था ना, मैं आपको एक मैसेज डाल देता टेलीग्राम पे कि आज की वीडियो नहीं आएगी, बात खत्म। बहुत होता तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग चैनल छोड़ देते, क्या हो गया उससे? बाकी के 10 लोग तो पढ़ रहे हैं ना। पर आपकी ही डेडिकेशन देख के मैं भी डेडिकेट हो गया हूँ। आपकी ही डेडिकेशन देख के मुझे मोटिवेशन मिल रही, मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको भले से आप मेरा चैनल छोड़ दो, भले से आप मेरी वीडियो मत देखो, पर अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव वे ही रखना, पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना, वही आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। अगर आप अच्छी चीज़ों में से बुरी चीज़ों को देखने वालों में से हैं, यानी कि आप नेगेटिव चीज़ें खोजने वालों में से हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे नहीं जा पाएँगे, यकीन मानिए मेरा। और मेरी बात पे यकीन ना हो तो अगर कभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, भगवान ना करे कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आए, अगर आपकी लाइफ में आ भी जाए, तो आप ये पर्टिकुलर चीज़ आज़मा के देख लेना। एक व्यक्ति होता है कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, वो रोना शुरू कर देता है, यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, जब मैं अच्छा कर रहा हूँ तब ऐसी चीज़ें हो रही है। और एक दूसरा व्यक्ति ये होता है कि ये सोचता है कि यार प्रॉब्लम आ गई है, तो अब इससे निपटना कैसे है? कौन-कौन से ऐसे स्टेप हैं, जो मुझे इससे बाहर निकाल सकते हैं? तो हमें पर्टिकुलर पॉजिटिव वे पे फ़ोकस करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ये सिर्फ़ मैं इस वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी पर्सनल लाइफ़ के लिए भी है, हमारे एग्ज़ाम के लिए भी है और आपके ऑफ़िसर बनने के बाद तक ये काम आने वाला है। आप खुद सोचो ना, कहीं पे दंगा हो गया, अब आप ये सोच रहे हैं यार मेरा जो दोस्त है उसकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ पे तो दंगे हो रहे हैं, अब मैं कैसे सँभालूँगा? ये नेगेटिव चीज़ें आपके यहाँ चल रही है कि मेरे यहाँ पे ये दंगे क्यों हो रहे हैं और मेरे दोस्त के यहाँ पे दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे यार, आप ही बताओ? कहते हैं ना, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अपॉर्च्युनिटी। जब भी कोई समस्या आती है तो अपने साथ वो अवसर लेके भी आती है। जब प्रॉब्लम आती है तभी तो हमें पता चलता है ना कि इसका एक नया तरीका है, इस तरीके से भी हम इससे निकल सकते थे। कोई नई चीज़ हमें तभी सीखने को मिलती है। तो ये सारी ज्ञान की बातें हैं या फिर आप कह लीजिए कि हमारी लाइफ़ इम्प्रूवमेंट की बातें हैं, जो हमारी लाइफ़ में बहुत काम आने वाली हैं। पर वही है, क्योंकि मुझसे गलती हुई है तो आप लोग अभी इस पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे। आपको लगेगा कि खुद गलती करके और फिर हमें ज्ञान दे रहे हैं। वो भैया वो आपके ऊपर है, आप एक्सेप्ट करिए, ट्रस्ट करिए या ना करिए। मेरा जो काम था मैंने ईमानदारी से बता दिया। जो मेरे साथ हुआ था मैंने आपके साथ वो भी ईमानदारी से शेयर कर दिया, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं कोई कोर्स तो बेच नहीं रहा हूँ कि मुझे कोई पैसे की टेंशन है कि अगर टाइम से नहीं आया तो मेरा पैसा कट जाएगा, ना तो कहीं पे मैं दिहाड़ी कर रहा हूँ। इसीलिए तो मैं अभी तक मतलब ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग में जाके जॉइन कर लो या कोई ऐप वैप लॉन्च करो और यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाओ। मुझे वो नहीं चाहिए, बाउंडेशन नहीं चाहिए मुझे। अपना है, खुद का है, ठीक है। किसी के नीचे काम करना, वो पता नहीं फिर पैसे के हिसाब से हम काम करने लग जाएँगे ना, फिर पढ़ा कैसे पाएँगे? फिर वो चीज़ दिमाग में अलग तरीके से चलती है, तब पैसा-पैसा दिमाग में चलता है कि यार वो लड़का पैसा दे रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, उसके लिए मेरे प्रति ये करना है, वो करना है, लड़कों को ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें नहीं। और देखिए यहाँ पे मेरा जो है ना सिर्फ डेडिकेशन है ये, जो मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। आप लोगों ने जो जैसे कमेंट किया, आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट करिए, शेयर करिए, जब जैसे भी आपको जो भी पसंद है आप वो करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे हमारे 4 जवान शहीद हो चुके हैं। 2 आर्मी के कैप्टन थे और 2 सोल्जर थे। कहाँ पे? तो राजौरी, जम्मू कश्मीर में। यार ऐसी न्यूज़ आपको आए दिन देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना पर्टिकुलर, ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। जैसे जो हमारे बॉर्डर एरिया होते हैं वो हमेशा से आपको संवेदनशील देखने को मिलेंगे और ख़ास करके जो जम्मू कश्मीर और लेह वाला क्षेत्र है, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे कौन पड़ता है? तो यहाँ पे हमारा ही पड़ोसी, हमारा ही भाई पड़ता है, या बेटा कह लो, जो भी क कहा जाए। ज़्यादा अच्छा शब्द उसके लिए बेटा ही है, क्योंकि हम लोग वही यूज़ करते हैं, पाकिस्तान। वो होता है ना कि जो हमारे अपने होते हैं वही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो ये हमसे ही अलग होकर के बना है और ये हमें ही परेशान करने में लगा हुआ है, और हमें परेशान करने के चक्कर में इसकी खुद की इकोनॉमी इतना ज़्यादा डूब चुकी है कि भीख माँगने के कगार पे आ चुका है। पर इसको फिर भी समझ नहीं आ रहा है। इसकी तुलना में बांग्लादेश कहीं अच्छा है, क्योंकि बांग्लादेश कुछ हद तक अपने ऊपर भी फ़ोकस कर रहा है और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना के चल रहा है। अब आप लोग के काम की बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, वर्तमान समय में रील्स देखने की लत सी लग चुकी है, आदत सी बन चुकी है। मतलब रील्स एक बार शुरू करते हैं, फिर 2 घंटे, 3 घंटे कहाँ जा रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है। एक बार जब उँगली घिसना शुरू हुई ऊपर या नीचे, फिर वो उँगली घिसती रहती है, रील्स अप एंड डाउन्स होती रहती है, रील्स बंद नहीं होती है। पर क्या आपको पता है ये रील्स देखना आपके लिए भारी पड़ सकता है? अब आप बोलेंगे सर वो कैसे? जी बिल्कुल, भारी पड़ सकता है, क्योंकि रील्स देखना या फिर बनाना बहुत ज़्यादा, तो वो आपको एक बीमारी की तरफ ले जा सकता है। टाइम तो आपका बर्बाद कर ही रहा है, आपको अपने जो लक्ष्य है उससे तो हटा ही रहा है, आपको लक्ष्य के प्रति असंवेदनशील बना रहा है, आपको उससे भटका ही रहा है, ये सारी चीज़ें तो कर ही रहा है। लेकिन अभी एक रिसर्च पब्लिश हुई है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने इस रिसर्च को पब्लिश किया है, जिसमें ये बताया कि जो बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं या फिर रील्स बनाते हैं, उनको एक बीमारी देखने को मिलती है। इस बीमारी का नाम क्या रखा है इन्होंने? इस बीमारी का नाम रखा है मास साइकोजेनिक इलनेस। इसको हिंदी में, सॉरी, शॉर्ट फॉर्म में एमपीआई कहते हैं। इस बीमारी का लक्षण क्या है? तो इस बीमारी में बताया गया हार्वर्ड स्कूल के द्वारा कि जब ऐसी बीमारी की शुरुआत होती है,
तो एक्चुअली होता क्या है, जो लोग बहुत ज़्यादा रील देख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रील बना रहे हैं, जब भी ये किसी और से मिलते हैं, तो मान लीजिए पर्टिकुलर आमने-सामने हुए, तो ये लोग जो बहुत ज़्यादा रील देख रहे थे, बहुत ज़्यादा रील बना रहे हैं, ये पैर हिलाते रहते हैं, टाँग अपनी हिलाते रहते हैं, स्थिर नहीं रखते हैं। इसी को हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स कहा गया, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव हैं ये लोग। क्योंकि इनको काम क्या है, वही रील्स देखना, वही रील्स बनाना, नाचना-गाना, तो इस तरीके से इनको ये कहा गया है। उसके अलावा इससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सभी को पता होगा, जैसे डिप्रेशन में भी जाने की संभावना रहती है, टेंशन बढ़ जाती है और ध्यान नहीं लगता है, सर दर्द होने लगता है, आँख में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मतलब 75 बीमारियाँ आपको देखने को मिलती है। उसके पीछे वजह क्या है? आप सब स्क्रीन तो देख रहे हैं, आप कहते हैं हमने ब्लू कट ग्लास लगवाया है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज़ हमारी आँख को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। आँख को नुकसान ना पहुँचे, चलो मैंने मान लिया एक पल के लिए, पर आपके दिमाग पे तो इम्पैक्ट डाल रही है ना यार। आप अगर 4 घंटे दिन में रील्स देख रहे हो, आपने पढ़ाई नहीं की, आप अपने टारगेट से हट गए, तो फिर ये टेंशन की तरफ आपको ले जाएगा कि नहीं? टेंशन आपकी बढ़ेगी कि नहीं? टेंशन में बढ़ते-बढ़ते फिर डिप्रेशन की स्थिति आएगी कि नहीं आएगी? और आप अपने लक्ष्य से पीछे भाग रहे हैं कि नहीं? आपका टारगेट है आपको यूपीएससी क्वालीफाई करना, आईएएस क्वालीफाई करना। आप क्या कर रहे हैं? जो लोग आईएएस क्वालीफाई कर चुके हैं, सिर्फ़ उनकी रील्स देखे जा रहे हो। उससे नहीं होगा भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? उससे कभी नहीं होगा, पढ़ाई करने से होगा। अब ये आपके हाथ में कि आप देखते रहिए उनकी रील्स या फिर आप ऐसे खुद बन जाइए कि लोग आपकी रील्स वायरल करें। अब ये आपके ऊपर है। आप थोड़ी देर मेहनत करिए, 1 साल, 2 साल मेहनत करिए, उसके बाद लोग आपकी रील खुद वायरल करेंगे। आपको किसी की रील देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आप वो चीज़ समझते नहीं हो। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आप रील्स देख लोगे और यही 20 मिनट की वीडियो देखनी है तो आप नहीं देखोगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप वीडियो देखोगे, एजुकेशन में ज़्यादा फ़ोकस करोगे, अपने टारगेट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करोगे या फिर रील्स में 3 घंटे 4 घंटे दोगे। ये जीएस 4 का क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे जीएस 2 लिखा गया है, ये जीएस 4 रहेगा। पता चले आप लोग पीडीएफ में देखें और कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो बात करें सफलता, चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वास्तव में जो मायने रखता है, वह निश्चित रूप से भावनात्मक कौशलों का एक समूह है। आपका ईक्यू, ना कि विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक क्षमताएँ, जो पारंपरिक आईक्यू परीक्षणों से मापी जाती हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। इसी को ईक्यू को इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है या फिर इमोशनल क्विटेंट भी कहा जाता है। आप देखेंगे बार-बार हम लोग ईक्यू की बात करते हैं। पहले क्या था? पहले लोग क्या चेक करते थे? आईक्यू, इंटेलिजेंस क्विटेंट। इसमें केस में हम ये देखते हैं कि कौन कितना तेज है, किसको कितनी सारी चीज़ें याद हैं। और जो ईक्यू होता है ना, आप ये नहीं देखता कि आप कितने जीनियस हो। ईक्यू क्या देखता है कि आप पर्टिकुलर लोगों को कितना मैनेज कर पा रहे हैं। जैसे आप, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको वर्तमान समय देखना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी। अब कुछ लोग मेरी बात से असहमत होंगे, वो अलग मैटर है, पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे थोड़ा-सा जो आपका पूर्वाग्रह है उससे ऊपर उठिए। हमारे मोदी जी ने क्या करता किया था, आपको पता होगा कि जब 2016 में नोटबंदी हुई, फिर बाद में पता चला कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो खुद आकर के पब्लिक में रोने लग गए। ये होता है ईक्यू। आपको कहाँ पे कौन-सा रिएक्शन करना है कि पब्लिक आपके साथ जुड़ जाए। आप ऐसा कौन-सा स्टेप उठा सकते हो कि लोग आपसे एकदम पर्टिकुलरली जुड़ जाएँ, लोगों को लगे आप सही हो, बाकी सब गलत हैं। भावनात्मक रूप से आप सामने वाले को कितना समझ पा रहे हैं, सामने वाले की नब्ज़ पकड़ना जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ आप कितना कर पा रहे हो, वो मैटर करती है। बाकी आप कितना तेज़ हो, आपको 1000 चीज़ें याद हैं, आपको मान लीजिए 1000 फैक्ट याद है, पर सामने वाला रो रहा है, अब आप उसके दर्द को नहीं समझ पा रहे हो, तो ये 1000 फैक्ट आपके किस काम के हैं? वहीं दूसरा व्यक्ति आता है जो इनके दर्द को समझ ले रहा है, तो क्या ये आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा या फिर इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा? तो वो चीज़ें हैं ईक्यू, और इसके बारे में आप सबने एथिक्स वाले क्लास में पढ़ा भी होगा। अब मेरा एथिक्स पढ़ाने का मूड तो है नहीं, मैं एथिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ हिंट करते चलूँगा, मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने चलूँगा, तो पता चल रहा है पूरा एक लेक्चर इसी के ऊपर हो जाए और हमारी जो करंट की वीडियो वो रह जाए, हम स्टैटिक पढ़ने पे लग जाएँ। गुजरात का नाम सुना ना, गुजरात? हाँ, वही। इन्होंने अभी हाल ही में अपनी राज्य मछली घोषित की है। उसको सामान्य भाषा में घोल कहते हैं और कई लोग इसको मछुआरों की लॉटरी भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे लॉटरी क्या होता है? कहते हैं ना कि तुम्हारी लॉटरी लग गई क्या? तो उसके पीछे वजह क्या रहती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाना। तो जो ये मछली है बहुत ही महँगी बिकती है और यहाँ पे इसको घोल नाम दिया गया, इसका साइंटिफिक नाम कुछ और है। चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो साइंटिफिक नाम है ये ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, ये इसी को घोल मछली भी कहा जाता है और इसी को मछुआरों की लॉटरी भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत महँगी बिकती है और इसी को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है, पूछेगा हाल ही में किसको गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया या फिर इसका नाम दे देगा घोल मछली और इसको किसने अभी हाल ही में अपने यहाँ की राज्य मछली घोषित किया है। तो सिंपली गुजरात, इसको क्यों चुना गया? मछलियाँ तो बहुत सारी हैं, हज़ारों प्रजातियाँ हैं, तो फिर गुजरात ने घोल क्यों चुना है? उसके पीछे की वजह क्या थी? तो उसके आर्थिक मूल्य और उसकी विशिष्टता के कारण ही इसको चुना गया है और ये आमतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाती है, जो फारस की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ क्षेत्र है। उसके अलावा कह रहे हैं कि ये घोषणा जो की गई, यानी कि इसको जो राज्य की मछली घोषित किया गया, तो इसकी वजह से इसके संरक्षण में भी गुजरात कुछ हद तक योगदान दे पाएगा। इसको चुनने के पीछे 3 वजह दी गई, जिसमें पहला ये बताया कि मछली प्रजातियों की विशिष्टता, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार की
विशेष प्रकार की प्रजाति है। दूसरा क्या बताया गया तो मछली का आर्थिक मूल्य दूसरी वजह बताई गई और तीसरा क्या बताया गया कि इसे संरक्षित करने और इसके अत्यधिक दोहन को रोकने की ज़रूरत थी, इस नाते इसको घोषित कर दिया गया। अब इसको घोषित कर दिया गया तभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा इसके पहले मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना था, अब मैं भी इसका नाम सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। गुजरात में 1 किलोग्राम घोल की कीमत कितना है तो 5,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए के बीच में है। 1 किलो अगर मछली चाहिए ये वाली आपको घोल, घोल वो नहीं है विलियन वाला, सॉल्यूशन वाला घोल नहीं है भाई, ये वो घोल मछली के बारे में बात की जा रही है। अगर इसके 1 किलोग्राम चाहिए तो इसको 5,000 से लेकर के 15,000 रुपए के बीच में ये बेची जाती है, जैसे भी जिससे जितना ले लिया जाए, जिसको जितना ठग लिया जाए। हालाँकि यह मछली का सूखा हुआ एयर ब्लैडर है, जो सबसे महँगा है और निर्यात बाज़ार में इसकी कीमत 25,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। इस प्रजाति की एक मछली का वज़न कितना होता है? 25 किलो तक हो सकता है। 1 किलो आप मान लीजिए 5,000 रुपए में बिक रही है और एक मछली अगर ये पकड़ते हैं, तो 25 किलो के आस-पास तक इसका वज़न होता है। तो आप इसका गुणा करके देखिए। इसी नाते इसको कहा जा रहा है कि जो मछुआरों की है, उसको लॉटरी कहा जाता है। घोल मछली को मछुआरों को लॉटरी, तो ये याद रखिएगा। गुजरात कितनी मछलियाँ निर्यात करता है अगर इसके बारे में देखें तो 2021-22 के दौरान गुजरात का कुल मछली उत्पादन 8.74 लाख टन अनुमानित था, जिसकी कीमत 11,221 करोड़ रुपए थी। इसमें से 5,233 करोड़ रुपए मूल्य की 2.3 लाख टन मछली और मछली उत्पादों का निर्यात किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात के द्वारा, ये अकेले उसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा आप में से कोई इनको जानते हैं वीरदास को? अच्छा मैं सच बताऊँ तो इसके पहले मैं इनका नाम नहीं जानता था, मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हों पहले से, तो बुरा नहीं मानिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है ऐसी चीज़ों के बारे में। वो जब करंट अफेयर पढ़ता हूँ तो और भी चीज़ें पता चलती हैं, फिर आप लोग जब बताते हैं कमेंट करके कि ये चीज़ ऐसे है, तब मुझे पता चलती है। अभी वीरदास जी ने एक अवार्ड जीता जिसका नाम है एमी अवार्ड, इसी नाते ये चर्चा में आ गए हैं। तो एमी अवार्ड 2-3 है, बल्कि टोटल कई कैटेगरी में दिया जाता है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी इसके बारे में जानने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। नाम से आप देख सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों जा रहा है, तो ये वीरदास पहले भारतीय बन गए जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है, इसने इस नाते ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप लिख के ले लो, ये जो वनडे एग्ज़ाम होता है या फिर स्टेट पीसीएस होता है ना, तो ऐसे एग्ज़ाम में तो आपसे ये पूछेगा ही पूछेगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि पहले भारतीय बन गए हैं, ऐसा अवार्ड जीतने वाले। अब इतने समय में पहले भारतीय बनना, भाई गर्व की बात तो है ही कहीं न कहीं। कॉमेडियन वीरदास ने सोमवार को अपने नेटफ्लिक्स शो वीरदास लैंडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता और ये पुरस्कार किसके साथ जीता यानी कि 2 लोग को दिया गया। एक था ब्रिटिश सीरीज़ डेयरी गर्ल्स सीज़न 3, इसको भी मिला है और इनको भी मिला है, वीरदास जो है इनको भी मिला है। दोनों को साथ में मिला है, संयुक्त रूप से मिला है। दास कॉमेडी श्रेणी में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमेडी श्रेणी में जीतने यह पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। 2-4 लोग का नाम मैंने सुना है, जैसे ज़ाकिर खान है और एक वो जो विकी कौशल जैसे दिखते हैं, ये सब स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। बाकी कपिल शर्मा का नाम जानता हूँ कॉमेडी में और इनका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एकता कपूर का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसको टीवी की क्वीन कहा जाता है। हालाँकि ये भी कई बार बहुत गंदगी फैलाते हुए, एक बार इसको सुप्रीम कोर्ट ने डाँट लगाई थी, कितना गंदगी क्यों फैला रही हो? मतलब ये उल्टे-सीधे कपड़े पहनाना और उल्टी-सीधी चीज़ें लाना, वेब सीरीज़ वगैरह लाना, एडल्ट वेब सीरीज़ लाने के नाते इसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तो एकता कपूर को ना डायरेक्टरेट इस साल का डायरेक्टोरेट का पुरस्कार दिया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। तो ये दोनों को दिया जा सकता है, तो व्यक्ति को या फिर संगठन को। हालाँकि इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स से अलग है। तो ये देखिए, एक तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है और एक है प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, जो सबसे चर्चित पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक है और आम तौर पर इसे द एमीज़ कहा जाता है। कई सारे हैं ये एमी जो पुरस्कार हैं, जो कई सारे कैटेगरी में दिया जाता है, अलग-अलग है। एमी पुरस्कार क्या है? एमी पुरस्कार टेलीविज़न और उभरते मीडिया प्रदर्शनों के को दिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार हैं। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के विपरीत ये फ़िल्मों के लिए नहीं दिए जाते हैं। तो ये फ़िल्मों के लिए ना दिए जाए, बल्कि किसके लिए दिए जाते हैं? तो सिर्फ़ टीवी के लिए दिए जाते हैं और जो मीडिया प्रदर्शन करता है अच्छा, उसके लिए दिए जाते हैं। फ़िल्मों के लिए इनको नहीं दिया जाता है। इसकी पहली बार कल्पना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी और पहला समारोह इसका यानी कि पहली बार इसको कब बाँटा गया था, कब दिया गया था? तो 25 जनवरी 1949 को दिया गया था और कुल 6 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। एमी पुरस्कारों के विभिन्न प्रकार के, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। वॉक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स और प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के अलावा, ये तो 2 हो गए, इसके अलावा और भी हैं। कौन-कौन से? एमीज़ निम्नलिखित श्रेणियों में भी दिए जाते हैं। दिन के समय इसी को डे टाइम कहा जाता है। उसके अलावा खेल की कैटेगरी, समाचार और वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री कहते हैं इसको, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय, इन सारी कैटेगरियों में भी एमी अवार्ड दिए जाते हैं। प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स केवल अमेरिका में निर्मित और प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित टेलीविज़न शो को सम्मानित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स अंतर्राष्ट्रीय शो के लिए हैं। अब यहाँ पे जो प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स है, किसके लिए? सिर्फ अमेरिका में जो निर्मित फ़िल्में हैं उनके लिए है। डे टाइम एमी पुरस्कार देर सुबह और दोपहर के दौरान प्रसारित होने वाली अमेरिकी शो को दिए जाते हैं। क्षेत्रीय एमी पुरस्कार
क्षेत्रीय टेलीविज़न बाज़ारों के लिए, जिनमें राज्य दर राज्य प्रोग्रामिंग, स्थानीय समाचार और स्थानीय रूप से निर्मित शो शामिल हैं। एमी पुरस्कार कौन देता है? तो इसको 3 सहयोगी संगठनों के द्वारा दिया जाता है। पहली कौन है? टेलीविज़न अकादमी, ये प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों का प्रबंधन करती है। दूसरा है राष्ट्रीय टेलीविज़न कला एवं विज्ञान अकादमी, ये दिन के समय हो गया, यानी कि डे टाइम वाला जो अवार्ड दिया जाता है। उसके अलावा खेल, समाचार और वृत्तचित्र, ये वृत्तचित्र को डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। इन श्रेणियों में जो पुरस्कार दिया जाता है, इसकी देखभाल कौन करता है? इसको कौन देता है? तो राष्ट्रीय टेलीविज़न कला एवं विज्ञान अकादमी। तीसरा कौन है? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज़, जो इंटरनेशनल एमीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, जो इनको मिला है वीरदास जी को। प्रत्येक संगठन टेलीविज़न पेशेवरों की अपनी सदस्यता रखता है, जो मतदान करते हैं और निर्णय लेते हैं कि पुरस्कार किसे मिलेगा। इस नाम का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे कहा है कि इस नाम का अर्थ किसी भी चीज़ से नहीं है और यह केवल पुरस्कारों को संदर्भित करता है। एमी अवार्ड्स वेबसाइट के अनुसार, यानी कि जो एमी अवार्ड्स की वेबसाइट है, उस पे जो लिखा गया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने क्या रखा है, शुरुआत में इसका नाम एमी रखा जाना था, जो टेलीविज़न के तकनीकी विकास में सहायक इमेज ऑर्थिकॉन कैमरा ट्यूब का उपनाम था। हालाँकि बाद में इसे और अधिक स्त्री कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे फेमिनिस्ट कर दिया गया, स्त्रियों के और पक्ष में झुका दिया गया। उसके पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि जो ये ट्रॉफी दी जाती है ना, उसमें ऐसी संरचना है, इसी नाते। अब यहाँ पे बात करें जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ये कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा गया? तो नए भारत के लिए नई शिक्षा। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा के संबलपुर से। किसके लिए? तो ब्रह्म कुमारियों के लिए। आपसे जनरली यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, मैं 10 बार आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। अगर यूपीएससी पूछेगी भी ना, तो आपसे ये पूछेगा कि महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और क्या-क्या बाधाएँ देखने को मिलती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछेगा। यहाँ पे बात करें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेज़न ने गंगा, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के जरिए ई-कॉमर्स कार्गो की आवाजाही के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब आपसे जनरली पूछेगा कि अभी जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, इसने किसके साथ समझौता किया है? जो ई-कॉमर्स होता है, यानी कि जो आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, उसका जो आवागमन है वो कहाँ से हो सके? समुद्रों से हो सके, नदियों के माध्यम से हो सके, यानी कि जल मार्ग से हो सके। इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेज़न के साथ समझौता किया है। जो नेशनल वाटर हाईवे 1 है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये इलाहाबाद, अब जिसको प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक का है, तो ये याद रखिएगा। इसी के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म जो इसका 1 साल पूरा हो गया है, इसके बारे में हम कल या परसों अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज आपको पता है वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाना, मतलब आप लोग भी क्या पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। इस नाते यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बस ऐसे ही कि वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। 4 ही इन्फॉर्मेशन जानिए, 2 ही न्यूज़ जानिए, पर जानिए ज़रूर। बाकी आई गॉट के बारे में हम पढ़ेंगे कल या परसों में अच्छे से। देखिए यहाँ पे बात करें भूमि संवाद 7 के बारे में, तो ये क्या है? ये उत्तर पूर्वी राज्यों में लैंड गवर्नेंस, लैंड क्या है? यानी कि जो ज़मीनी स्तर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। थीम क्या है? तो आने वाले कल के लिए डिजिटलीकरण समाधान का आयोजन 24 नवंबर 2023 को होगा। ये कहाँ पे होगा? तो ये दिल्ली में होगा। भले से यहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में लिखा गया, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, भूमि संवाद 7 क्या? तो लैंड गवर्नेंस से संबंधित है उत्तर पूर्व राज्यों के। एससी एसटी उद्यमियों के लिए कहाँ पे? तो जालौन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एससी एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। बाकी यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। सिंपली आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा कि अभी एससी एसटी उद्यमियों के लिए कहाँ पर राष्ट्रीय एससी एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? बस सिंपली यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं इनसे। यहाँ पे बात करें ईशा इनसाइट द डीएनए ऑफ सक्सेस, ये कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? तो कोयम्बटूर में हो रहा है। और ये जो इसका है, ये 12वां संस्करण है। इसमें कौन भाग लेने वाला? तो राजीव चंद्रशेखर, ये कौन है? तो ये जो केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वही कि वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करें मोजाम्बिक के मापुटो में कौन सा अभी हमारा आईएनएस पहुंचा है? तो सुमेधा। आईएनएस का पूरा क्या कहते थे? इंडियन नेवल शिप। अच्छा, यहाँ पे आप नाम से भी जान सकते हैं। बात करें ऑस्ट हिंद के बारे में, तो ये किसके किसके बीच में हो सकता है? ऑस्ट हिंद अगर हम बात करें, ये किसके किसके बीच होगा? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये हिंद, यानी कि हमारा देश हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये युद्धाभ्यास होने वाला है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा और ये इसका दूसरा संस्करण है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करें मिसाइल से गोला बारूद, इसका क्या मतलब है? कि मिसाइल भी इसमें ले जा सकती है और गोला बारूद भी इससे कैरी किया जा सकता है। बाज नौका LSAM-9 यानी AR-77 का अंतरण किया गया, यानी इसको सेना में शामिल कर लिया गया। किसका होगा? तो जाहिर सी बात है कि नेवी का होगा। बाकी उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, एक बार इसको जूम करके पढ़िएगा। थोड़ा बहुत आप लोग भी मेहनत करो, और आज वीडियो काफ़ी लेट हो गई ना, तो मेरे ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर है। आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव 2023 इंडोनेशिया के दक्षिण जकार्ता के एक प्रमुख शॉपिंग स्थल कोटा कसाब्लांका मॉल में 22 नवंबर 2023 को शुरू हुआ। अब आपसे सिर्फ इतना ही पूछा कि कहाँ पे हो? तो इंडोनेशिया में हुआ। इतना नहीं पूछा कि कौन से मॉल में हुआ था। आपको पता होगा कि जो उत्तरकाशी, यहाँ पे हमारे मजदूर काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं, तो उनको निकालने की बात की जा रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अभी जल्दी ही निकल जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और देखिए, अब हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, तो आपको अगर याद हो हमने कई बार ऐसे आर्टिकल डिस्कस किए हैं जहाँ पे हिमालय के ऊपर अलग से ध्यान देने की बात की गई। जो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी राज्य हैं, उनके ऊपर अलग से ध्यान देने की बात की गई है। उनके ऊपर अलग से बात करने की कई बार ऐसे आर्टिकल आए हैं जो हमने डिस्कस कर रखा है, जो हिमालय क्षेत्र है उनमें। तो वही ये आर्टिकल एक तरीके से समझ लीजिए कि हिमालय के ऊपर जो अलग से ध्यान देना है ना, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। क्योंकि यहाँ पे मज़दूर फँस गए, वो हिमालय क्षेत्र है, वहाँ पे जो टनल बनाए जाते हैं वो कोलैप्स कर गए, इस नाते फँस गए। तो वही कहा जा रहा है कि जो हिमालय क्षेत्र है उनके ऊपर अलग से ध्यान दिया जाए, उनके लिए अलग से जो पर्यावरण समिति होती है उसका गठन किया जाए। और यहाँ पे निर्माण कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, उसके लिए अलग-अलग ज़ोन डिफाइन किए जाएँ। कहाँ पे कौन सी चीज़ें बनाना उचित होगा, कौन सी चीज़ें बनाना अनुचित होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए एक अलग से समिति बनाई। कोई कनाडा जाने वाला है? कनाडा नहीं, कनाडा, पंजाब वाले भैया कोई है? तो उनके लिए ई-वीज़ा चालू कर दिया गया है 2 महीने के बाद, क्योंकि आप सभी को पता है जब वो किलिंग हुई थी उसके बाद से कनाडा के जो पीएम थे, इन्होंने काफ़ी ऐसा बयान दे दिया था जिसकी वज़ह से, जस्टिन ट्रूडो साहब, इन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसकी वज़ह से दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे और इन्होंने हमारे एम्बेसडर को भी निकाल दिया था। फिर हमारे देश ने भी 5 दिन का टाइम दिया था कि 5 दिन में निकल लो, अन्यथा उठा के फेंक दिए जाओगे, क्योंकि हम किसी के सहने वाले नहीं हैं। बिहार कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है एक विधेयक को, एक रेज़ोल्यूशन को, एक प्रस्ताव को, जो बिहार राज्य के लिए स्पेशल राज्य की माँग कर रहा है, स्पेशल दर्जे की माँग कर रहा है, विशेष दर्जे की माँग कर रहा है। जब इसके बारे में हो जाएगा कुछ और, कोई आर्टिकल आएगा, कोई न्यूज़ आएगी, तब और देखेंगे इसके बारे में, क्योंकि जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उसके बारे में एडिटोरियल आता ही है, चाहे आज है, चाहे 1 हफ्ते के बाद है। सबसे पहले तो फिर से दिल से सॉरी यार, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरी लापरवाही नहीं थी। बस वही कि सुबह उठा तो मैं देख रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं लिख कुछ और रहा हूँ, लिखा कुछ और रहा है। मैं हिंदी में टाइप कर रहा हूँ, चाइनीज़ लैंग्वेज लिख के आ रही है, मुझे ही नहीं समझ आ रहा है कि क्या लिखा है। तो मैं उसको पढ़ाता कैसे? मैं उसको सही करा के लेके आया, फिर वो सारा पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। मैं उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, बाय मिस्टेक हुआ है। और वही है, सपोर्ट बनाए रखिए, क्या कह सकता हूँ। अब ऐसी चीज़ें जब हो गई ज़िंदगी में तो उसके बारे में बात करना क्या ही कह सकते हैं। पास्ट को याद करके रोने से अच्छा है कि जो सामने है उसके ऊपर फ़ोकस किया जाए, जो सामने उसके ऊपर सुधार किया जाए। अगर मैं कुछ कह सकता हूँ तो सिर्फ़ इतना कि आपका जो करंट अफ़ेयर है वो छूटेगा नहीं, बहुत होगा तो आज के बजाय 4 दिन बाद कवर होगा। आपको याद होगा जो हमने केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में डिस्कस किया था, उसको भी ऐसे ही हुआ था कि 3-4 दिन बाद हमने डिस्कस किया था। अभी आप लोग का एक आर्टिकल है क्लाउड सीडिंग करके, वो पड़ा हुआ है, उसको डिस्कस करना है, क्योंकि उसको मैंने तैयार कर चुका हूँ, पर वही है कि रिकॉर्डिंग करने का टाइम मिले, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा-सा भरोसा दिखाइए, थोड़ा-सा, बाकी सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज कर लूँगा। ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ़ में यार, टेक्नोलॉजी है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, मेरा दोस्त बस इतना है कि सुबह उठ के जल्दी से मैंने चेक नहीं किया था, सीधा मैं आर्टिकल बनाने बैठ गया। आप लोग की डेडिकेशन है, आप लोग के कमेंट्स हैं, आप लोग का प्यार ही है, जो इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर कर रहा है, नहीं तो मैं भी एक मैसेज करता कि आज वीडियो नहीं आएगी, बात खत्म। कौन-सा आप लोग मुझे पैसा दे रहे हैं कि आप मुझे फ़ोन करके पूछते, "सर आप पैसा ले लिए हो, अब आप चीटिंग कर रहे हो।" ऐसा तो है नहीं। मैं चाहता तो एक मैसेज कर देता, बात खत्म थी। पर आप लोग का प्यार ही है और आप लोग की डेडिकेशन है, आप लोग का कमेंट्स है जो मोटिवेट करता है। आप लोग को देख कर के ही वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। वही है, कुछ लोग नेगेटिव होंगे जो कमेंट्स शायद ना करें, पर मन ही मन उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बड़े-बड़े महान आत्माओं को भी उल्टा-सीधा बोल देते हैं, फिर मैं क्या हूँ उनके सामने। बस इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। और क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा आर्टिकल डिस्कस करे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज इसको सुने भी ना, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है। तो मैंने कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं था कि ज़्यादा एडिटोरियल आज ही रख दो, क्योंकि आज लेट हो गया तो चलो 3-4 एडिटोरियल आज ही डिस्कस कर लो, ऐसा नहीं किया मैंने। पता चला कि कोई नहीं सुन रहा ये वीडियो तो उसका नुकसान हो जाता। और ऐसा भी नहीं है, हाँ, एक चीज़ और, ऐसा भी नहीं है कि वीडियो का टाइम मैंने बदल दिया है। वीडियो का टाइम सेम है, वीडियो उसी टाइम पे आएगी, बस ये आज के लिए था, आज प्रॉब्लम हुई थी। कल से वीडियो अपने टाइम पे देखने को मिलेगी, बल्कि हो सकता है कि थोड़ा-सा पहले ही देखने को मिल जाए। तो वीडियो आएगी और सुबह ही आएगी, आपको इतना लेट देखने को नहीं मिलेगी, अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। जब तक कि मेरे हाथ में चीज़ें हैं, जब तक कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है या कोई ऐसी और प्रॉब्लम नहीं होती है फैमिली में या पर्सनल लाइफ में, तब तक वीडियो आपको टाइम पे ही देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, पहले ही वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, वीडियो काफ़ी बड़ी भी होती जा रही है। माफ़ करना हो सके तो, बाकी कल से अपने टाइम पे वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।